दिनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कार्टून वार खूब जमकर चल रहा है। बीजेपी की तरफ से आज जारी किए गए कार्टून इसी कड़ी में खूब चर्चा में आया, जिसमें भूपेश बघेल को भस्मासुर बताया गया है। कार्टून का आशय यही दिखता है कि भूपेश बघेल के सानिध्य में जो जो नेता आया, उनका राजनीतिक पतन का दौर शुरू हो गया। जिस कार्टून का जिक्र किया गया उसमें अमरजीत भगत से लेकर मोहम्मद अकबर तक का जिक्र नजर आ रहा है। आखिरकार इस कार्टून के जरिए बीजेपी मौजूदा वक्त में कांग्रेस को क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है, चलिए रिपोर्ट देखते हैं, फिर आज का मुद्दा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में ये कैसे सुर। बीजेपी ने भूपेश को बताया भस्मासुर। भस्मासुर पर शुरू हुआ सियासी क्लेश। बीजेपी के निशाने पर है पूर्व सीएम भूपेश। बुधवार को जैसे ही बीजेपी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया, छत्तीसगढ़ की सियासत में क्लेश कथा शुरू हो गई। सत्ता से बाहर जाने के बाद से भूपेश बघेल बीजेपी के टारगेट पर हैं। कभी योजनाओं को लेकर, कभी भ्रष्टाचार को लेकर, तो कभी बयानों को लेकर भूपेश बीजेपी के निशाने पर रहते हैं। अब एक वीडियो जारी करके बीजेपी ने उनको भस्मासुर बताने की कोशिश की है। वीडियो में भूपेश नेताओं के सिर पर हाथ रख रहे हैं, वो नेता भस्म हो रहे हैं। आखिर में उनको अपने ही सिर पर हाथ रखते दिखाया गया है। इस वीडियो के बाद बीजेपी ने कहा, कई लोग भस्म हो चुके हैं, जो इधर उधर बचे हैं वो भी बचने वाले नहीं हैं। जिसका सिर में हाथ रखे, जिसके साथ भी दोस्ती रहा, उसको भस्म ही करने का उन्होंने संकल्प लिया था। टीएस बाबा को भस्म किया। हमारे यहाँ एक आसमानी सुल्तानी विधायक जी थे, उनको भी भस्म किए। ऐसे ऐसे न जाने कितने लोग को भी भस्म कर दिए। तो इसलिए कुछ इधर उधर बचे हुए हैं, वो भी बचने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ये भस्मासुर ही है। बीजेपी के वीडियो वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भूपेश बघेल से डरी हुई है। भूपेश बघेल के व्यक्तित्व के सामने बीजेपी के तमाम नेता बौने साबित हो रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस प्रकार के पोस्टर जारी कर रहे हैं। बढ़िया बात है ना, मतलब ये है कि उसके दिल दिमाग से भूपेश बघेल निकला नहीं है। 10 महीने हो गए, लेकिन दिल दिमाग में बसा हुआ है। वही डर कायम है और अच्छा है, भय कायम रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी से बहुत ज़्यादा डरती है। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, तब ईडी, सीबीआई, आईटी लगा के उनकी छवि खराब करने की कोशिश इन्होंने किया। अब भूपेश बघेल जी के व्यक्तित्व के सामने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता बौने साबित हो जाते हैं। इसीलिए वो उनके खिलाफ में इस प्रकार का पोस्टर जारी करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सोशल साइट्स पर पोस्टर जारी कर कांग्रेस को जमकर घेरा था। इस घेराबंदी में बीजेपी को सफलता भी मिली। चुनाव खत्म होने के बाद भी भूपेश बीजेपी के निशाने पर है, जिसकी वानगी लगातार देखने को मिल रही है। अब भस्मासुर बताकर बीजेपी ने भूपेश पर बड़ा हमला बोला है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस में कई नेताओं के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। अमरजीत भगत चुनाव हार चुके हैं, देवेंद्र यादव जेल में बंद है, अकबर पर एफआईआर हो चुका है, कवासी लखमा शराब घोटाले में फंसे हैं। ये वो नेता हैं जो कभी भूपेश बघेल के कृपा पात्र बने रहते थे। तो क्या भाजपा का कटाक्ष भूपेश बघेल पर सटीक बैठ रहा है? क्या भूपेश बघेल वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर है, या फिर जितने भी नेता इन दिनों दुर्दिन के दौर से गुजर रहे हैं, क्या उसकी वजह भूपेश बघेल है या वे खुद? चलिए चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या भूपेश बघेल को भस्मासुर बताकर बीजेपी उनको घेर रही है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी भूपेश बघेल के बहाने कांग्रेस को बैकफुट पर लाना चाहती है? तीसरा सवाल, बीजेपी भूपेश से डर रही है, कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है?
ये विषय है हमारा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूँ। अटल श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं कोटा से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले संजय जी के पास चलता हूं। श्रीवास्तव साहब, आज के मौजूदा वक्त में इस कार्टून का क्या मतलब है, थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि कार्टून के बारे में अक्सर कहा जाता है कि मकसद और वक्त के हिसाब से कार्टून जारी किए जाते हैं। अभी का क्या वक्त है और क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी की नजर में? देखिए आदित्य जी, बहुत स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। अब चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री के काल में तमाम प्रकार की बातें होती थी कि भूपेश है तो भरोसा है। और आज भी यदि हम कहें कि कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति के अंदर में भले भूपेश बघेल जी वर्सेस ऑल हो गया है, लोगों की जम नहीं रही, समन्वय बैठ नहीं रहा है, ये सब चीजें हैं, लेकिन आज वो कांग्रेस के नेता के रूप में स्थापित हैं। लेकिन यदि जिस तरीके की बातचीत होती है, चर्चाएं चलती है, जैसे हम आज न्याय यात्रा की बात करें, दीपक बैजी जी कर रहे हैं, तो भूपेश बघेल जी उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, औपचारिक रूप से उसमें शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके का 5 वर्ष का कार्यकाल रहा भूपेश बघेल जी के, बहुत निजी जो जिनके संबंध थे, बहुत करीब जो नेता थे, आज उन नेताओं पर जिस पर भूपेश बघेल जी ने जिन पर आशीर्वाद दिया, जिनको साथ में लेकर चला, आज उनकी राजनीतिक स्थिति लगभग निस्नाबूद हो गई है और लगभग समाप्ति की ओर है। चाहे वो घटना में फंसे हों, चाहे किसी घोटाले के अंदर में फंसे हो, चाहे फिर वो चुनाव हारकर घर के अंदर में बैठ गए हो, तो ये कोई आश्चर्य नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि गलत सिलेक्शन के कारण कई चीजें होती हैं। अभी मैं सुन रहा था कि भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि डर का विषय है। 15 साल तक, आपको याद होगा आदित्य जी, 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह करते हुए 15 वर्ष तक डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेते रह गए। लेकिन अभी जो स्थिति है कि आप कह रहे हैं कि डर का विषय है, डर का विषय नहीं है। और आपका जो विषय है और जो बार बार नाम लेते हैं की बात कर रहे थे, तो बार बार नाम लेने की बात यह है कि हम हर वर्ष दशहरा में रावण तो मारते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बार मार दिया तो समाप्त हो गया है। तो इस तरह की चीजों को तो इतिहास में याद किया ही जाता है कि इनका कार्यकाल कैसा रहा, इनके कार्यकाल में क्या क्या चीजें हुई। अब ये ठीक है कि उनके साथ में चलने वाले जो नेता है, जिन पर ये आशीर्वाद दिए, आज वो भी नेस्तनाबूद हो गए हैं। जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के अंदर में हो, चाहे उनका राजनीतिक कद लगभग समाप्ति की ओर हो, तो ये कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भूपेश जी के साथ में जो जो नेता थे, लगभग उनकी राजनीतिक हैसियत अब लगभग समाप्ति की ओर है। और उसके कारण बहुत सारे, आज कारण की चर्चा को लेकर नहीं है, मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के विषय जिस तरीके से सामने आए, एक से बाद एक नेस्तनाबूद हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इस दृष्टिकोण से इस तरह की चीजें सोशल मीडिया के अंदर में आई है, जिसको दूसरे रूप में ले रहे हैं, ले हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये सत्य है। उदाहरण के लिए जिस तरीके से मोहन मरकाम की बात करें, या फिर अमरजीत भगत, या फिर मोहम्मद अकबर, बृहस्पति सिंह की बात करें, या फिर हम रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू या देवेंद्र यादव की बात करें, या फिर हम कवासी लखमा की बात करें, आज इनकी राजनीतिक हैसियत, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन राजनीतिक हैसियत लगभग समाप्ति की ओर है। और ये सब के सब भूपेश जी के अतरंग हैं और साथ वाले लोग हैं, इसलिए इस तरह की स्थिति सामने आई है कि उनके साथ जो है आज लगभग वही स्थिति बन गई है कि उनके साथ रहे, मतलब अपनी राजनीतिक हैसियत खोते जा रहा है। अटल जी, क्या वाकई में भस्मासुर हैं भूपेश बघेल जी? भारतीय जनता पार्टी कह रही, चलिए हो सकता है नेताओं के लिए नहीं, पर पार्टी के लिए तो हो ही गए भस्मासुर। सरकार तो आपकी चली गई ना अटल जी। देखिए, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के कर्मयोगी, और उन्होंने जो 5 साल में काम किया, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे किसानों का, आज भारतीय जनता पार्टी बता देगी क्या मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में 3100 रुपए धान की कीमत देती है? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के कारण किसानों को 3100 रुपए धान की कीमत देने के लिए मजबूर होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। आज शिक्षा की बात करें तो इनके सरकार में बस्तर के लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए गए थे, और भूपेश बघेल जी ने उन स्कूलों को शुरू किया और गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आत्मानंद स्कूल शुरू किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अभी बंद कर दिया है। तो लगातार चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे वनांचल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की वनोपज की खरीदी, पहले चार वनोपज की खरीदी होती थी, पर भूपेश बघेल जी ने 67 वनोपज की खरीदी कर वनांचल में रहने वाले आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के गांव में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति, केवल नया रायपुर बना देने से विकास नहीं होता है, व्यापारियों का विकास होता है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, जिस तरीके से हसदेव के जंगल अडानी के नाम पर बेच दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से हसदेव का बांध खत्म हो जाएगा, जहाँ जांजगीर
जांजगीर और रायगढ़ के किसान जो 3 फसली लेते हैं वो वहां पर पानी खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कठपुतली सरकार, रिमोट कंट्रोल की सरकार केवल छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर रही है। उनका डर है कि भूपेश बघेल जैसे कर्मयोगी जो हर मामले में संवेदनशील रहते हैं, जिनको हर मामले में चिंता होती है कि आखिर छत्तीसगढ़ में 9 महीने की सरकार अपराध गढ़ बना दिया है छत्तीसगढ़ को, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, हर आदमी की अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्या बात करेगी? भूपेश बघेल कर्मयोगी, आज जाइए गांव के किसान क्या बोलते हैं कि आज हमको धान की कीमत मिल रही है, उसका कारण चुनाव में हार जीत लगी होती है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाते, आपने पीएससी पर आरोप लगाया, क्या 3 महीने हो गए आपको सीबीआई इंक्वायरी करते हुए? एक चीज सामने आई क्या? आरोप लगा देने से नहीं होता है। भूपेश बघेल जी कर्मयोगी थे, आज भी छत्तीसगढ़ के गांव, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, बलौदा बाजार में क्या हुआ? निरपराध सत्तामी समाज के लोगों को जेल में ठूस दिया जा रहा है। आज लोरीगुड़ा में क्या हुआ? 3 साहू समाज के लोगों की हत्या कर दी जा रही है। आज बलरामपुर में क्या हुआ? एक व्यापारी लूट लिया जा रहा है। पूरे जगह बलात्कार के केसेस आ रहे हैं। जसपुर में क्या हुआ? कुनकुरी में, जहाँ पर एक बलात्कार होता है। तो इनको डर है, ये सत्ता चला नहीं पा रहे क्योंकि सत्ता की चाबी कहीं और लगी हुई है और उस चाबी से छत्तीसगढ़ को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, चाहे उसके खनिज संसाधन को बेचने का। आज बिजली की स्थिति देखिए, 5 साल में कभी बिजली नहीं गई, पर इन 8 महीने में गांव में किसान हाहाकार मचा हुआ है, उनके पंप नहीं चल रहे हैं। अटल जी लौटूंगा आपके पास, अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनिरुद्ध जी, ये भूपेश बघेल को भस्मासुर कहा जा रहा है, कितने सहमत हैं आप? देखिए क्या है कि संजय श्रीवास्तव जी की स्पष्टवादिता का मैं कायल हूं। अभी उन्होंने जो 2 बातें की वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल बड़े नेता हैं और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि स्थापित नेता हैं। कम से कम ये अच्छा है कि उनको सच को स्वीकार करने का मादा तो है। और एक बात उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके अंतरंग रहे वो आज कहां पर हैं, तो उन्होंने जो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का उदाहरण दिया। ये भी बात जो है मतलब प्रश्न उठाया तो इस पर भी एक अपनी बात रखी जा सकती है। बात तो ये भी है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी भी थे, तो अगर ये डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो तब भी देखे तो कौन अंतरंग कहां पे पहुंचा और किस मुकाम पे पहुंचा। एक ही चेहरा रहे डॉक्टर रमन सिंह, कोई वहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं था, कहीं कोई विकल्प नहीं था। बात वहां पे भी उठती थी जो आज कांग्रेस में उठ रही है। और एक चीज बात यह है कि अभी जो है दिखाया गया कि मतलब मोहम्मद अकबर को भस्म होते दिखा दिया गया, ताम्रध्वज साहू जी को दिखा दिया गया, टीएस सिंहदेव जी को दिखा दिया, दीपक बैज जी को दिखा दिया। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें डॉक्टर चरणदास महंत जी को नहीं दिखाया गया है, ऐसा कुछ भस्म होते हुए और हाथ रखते हुए। डॉक्टर चरणदास महंत जी की एक टिप्पणी है की थी उन्होंने, वो जो है उसका नीड छीर आप कर ले, मैं केवल एक उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगा, उस पर विस्तार पर नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री की बात उस समय चला करती थी, 2.5 साल वाला मुद्दा था, तो डॉक्टर चरणदास महंत जी ने कहा था कि सेमीफाइनल तक तो भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और मैं थे, 4 लोग। अब फाइनल में जो पता नहीं ऊंट किस करवट बैठता है, जो उन्होंने कहा था, तो आप इससे जो है कहां कौन सी क्या स्थिति है और किसके पक्ष में ऊंट बैठा, किसका क्या नुकसान हुआ, इस पे आप जो है नीड छीर कर लें और इसका अर्थ आप निकाल लें। ठीक है संजय जी, आपको लगता है कि देवेंद्र यादव को भूपेश बघेल ने जेल भिजवा दिया, मोहम्मद अकबर के खिलाफ एफआईआर हुई है तो बघेल जी ने करवा दिया, और वाकई में भारतीय जनता पार्टी सरकार में बघेल की बदौलत ये सब हो रहा है, तो ये तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। संजय श्रीवास्तव जी, देखिए ऐसा है, इन सब चीजों पर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इस पर हम विश्वास नहीं रखते। हम तो ये मानते हैं जो घटनाएं, देखिए साक्ष्य सामने है, सब चीजें हैं। ये पहले ईडी चिल्लाते रहे कि ईडी को करने के कारण, लेकिन सत्यता सामने आ ही रही है कि ये सब के सब भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्होंने 5 साल के अंदर में इस तरह छत्तीसगढ़ को लूटा है। देखिए ऐसा है, हम भी 15 साल थे, सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती जाती, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आखिर 15 साल बीजेपी क्यों और 5 साल में कांग्रेस साफ क्यों? बहुत छत्तीसगढ़ी की संस्कृति की बात करते थे, बहुत सारे किसानों की बात करते थे, अभी तमाम प्रकार की बातें की अटल जी ने। क्या किया आपने? किसानों ने आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया? आप हमारे 3100 की बात कर रहे हैं, और 3100 हम दे रहे, आज तक किसी ने दिया? प्रदेश के अंदर में किसी ने दिया? लेकिन आपने क्या किया? आप किसानों के नाम पर कहते थे कि किसानों की हमारी सरकार है, क्या हुआ? किसानों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। अरे कम से कम अपने को सोचिए तो कि क्या गलती है। पहली बार ऐसी रिकॉर्ड है कि किसी सरकार के अंदर में 3 आईएएस जेल की सलाखों के पीछे है, जमानत नहीं हो रही है। ये शर्मनाक स्थिति है। उसके बाद भी ये कहना कि कर्मयोगी है, मुझे लगता है अटल जी कर्मयोगी, एक पिक्चर आई थी 3, 4, 5, 6 बार शायद उस पिक्चर को वो देख लिए, इसलिए कर्मयोगी कहते हैं, या उनकी मजबूरी हो सकती है कि भूपेश बघेल जी को कर्मयोगी कहते हैं। लेकिन इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि विधायक हैं, ये भी उन्हीं के बहुत अतरंग है अटल जी।
लेकिन ये ठीक है, विधायक है, जनता ने इनको चुना है, ये अच्छी बात है। लेकिन देखिए ऐसा है कि आपने एक सवाल ये जो किया, क्या सवाल किया मैं थोड़ा सा, देवेंद्र यादव वाला। देखिए ऐसा है, हमारे लिए ऐसा नहीं कि कोई भूपेश बघेल जी के कहने से हम सरकार उनके चलने वाले लोग नहीं है कि उनके कहने से हम किसी को अंदर करें। यही कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है और कांग्रेस का पतन का कारण भी यही है। शर्मनाक स्थिति है कि आज विपक्ष में रहने के बाद भी आज न्याय यात्रा की बात में क्यों सवाल उठ रहे हैं कि नेता इनके गायब क्यों है। तो ये इनका इंटरनल मामला है, इसमें सरकार इनके हाथ में नहीं खेलने वाली है। यदि देवेंद्र यादव उसके पीछे कारण है, इसलिए देवेंद्र यादव जी को जमानत नहीं मिल रही है, वो सलाखों के पीछे में है, वो जाएं न्यायालय व्यवस्था, न्यायालयीन व्यवस्था में उनको विश्वास है उसमें करें। आज जितने भी लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं, आज जेल की सलाखों के एक आदमी को भी सौम्या चौरसिया से लेकर कितना भूपेश जी के साथ में नाम जुड़ता था कि उनकी ओएसडी हैं, ये है, तमाम प्रकार का निकट में है सीएम से, तो ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा कानून व्यवस्था और जो हमारे संविधान है उस पर भी विश्वास करना कांग्रेस को सीखना चाहिए। जब उनके अनुकूल वातावरण आता है तो कहते हैं नहीं बिल्कुल अच्छा निर्णय हुआ है, और यदि विपरीत निर्णय आता तो कहते नहीं ये गलत है। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और भूपेश बघेल जी हमारे लिए नहीं, ये तो आपको सोचना है कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया था उनको कि उनके जैसा नेता कोई देश के अंदर में नहीं है। स्थिति ये हुई कि 5 साल के बाद अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। तो ये हकीकत से बयां करना चाहिए, हकीकत पर चलने की आवश्यकता है। आप रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप और कॉन्फिडेंस रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि 15 साल हम लगातार 3 बार जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, आपको 5 साल में इतने पीड़ित हो गए कि आपको बाहर का रास्ता दिखाया कि अब आपके लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। अटल जी, सत्ता जाने के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? भूपेश बघेल की गलत नीति या आप जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं की अनदेखी तो हुई है ना? स्वागत करना चाहिए आपको, तो गलतियां बता रही भारतीय जनता पार्टी ताकि भविष्य में उस प्रकार की गलतियां ना दोहराई जा सके। अटल जी, पार्टी के पास केंद्र में बैठी हुई सरकार है, उसके पास ईडी और सीबीआई जैसा होता है, जिसको वो छत्तीसगढ़ में लागू करके छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने का काम किया है। और अभी भी आप देख लीजिए, बोल रहे थे कि जमानत नहीं, जितने भी लोग हैं सबकी जमानत हो गई है। इन्होंने लगातार, इनके पास अब ईओडब्ल्यू आ गया है, लगातार वो केस दर्ज करते जाएंगे, जो अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में हो रहा है। आप केस दर्ज करते जाइए, आदमी को जेल में ठूसते जाइए। देवेंद्र यादव ने क्या किया? देवेंद्र यादव ने एक सतनामी समाज के आह्वान पर बलौदा बाजार में जाकर स्टेज के नीचे बैठने का काम किया। एक भी सबूत नहीं है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर देवेंद्र यादव एक ऐसे नौजवान साथी हैं जिन्हें भूपेश बघेल जी ने 25 साल में महापौर बनाया, जिनको उनको 28 साल में विधायक बनाया। आज वो इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता था। भारतीय जनता पार्टी केवल हमला कर रही है तो सतनामी समाज पर, हमला कर रही है तो आदिवासी समाज पर, हमला कर रही है तो यादव समाज पर, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है उन पर हमला कर रही है। केवल भूपेश चालीसा जेल की सलाखों के पीछे में जाने के बाद भी, अपराध सिद्ध होने के बाद भी, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला होने के बाद भी यदि आप तारीफ कर रहे हैं तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपके लिए तो कहीं कोई भ्रष्टाचार, कोई अपराधी है ही नहीं, सब आपके लिए सब ठीक है। आखिर इस बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटना ऐसे ही हो गई क्या? इतनी बड़ी घटना कलेक्ट्रेट से लेकर यहाँ तक की घटना जो ऐसी हो गई क्या? ये ऐसा है, ये कांग्रेस का यही प्रदर्शन, यही भोंडा प्रदर्शन कि आप कुछ भी कर लो, हत्या कर लो, अपराध कर लो, नशा कर लो, भ्रष्टाचार कर लो। ये इसलिए कि आपके डीएनए में है। ये आपके डीएनए में आज नहीं, आज की बीमारी नहीं है, आपके पैदा होने के पहले की बीमारी है कि 1947 के बाद से देश आजाद हुआ, इसी कल्चर में 56 साल आप रहे, क्योंकि सामने विपक्ष नहीं हुआ करता था, इसलिए सब कुछ ठीक है। और वो अभी तक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। अपराधियों के पीछे खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे हैं, और आपके पार्टी के अच्छे लोग जो हैं वो गुटबाजी के अंदर उनको आप निपटा रहे हैं। ये स्थिति है कांग्रेस की। यदि आप इसको नहीं करेंगे तो यही हाल होगा, यही हाल होगा। देश में अपाय पैदा करो, धर्म से धर्म को लड़ाओ, जाति से जाति को लड़ाओ, और सत्ता अपराधियों पर नहीं होगी। क्या होगा? फूल माला पहना के सम्मान करेंगे क्या? फूल माला पहना के सम्मान होगा क्या? अरुण जी, एक जवाब दीजिए। बीजेपी का जो कटाक्ष नजर आ रहा है, इसकी टाइमिंग आपको क्या इशारा करे? निकाय चुनाव की टाइमिंग है ये, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उनकी सक्रियता पर हमला है। मैं भूपेश बघेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि झारखंड का प्रभारी बनाया गया है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और चलिए भस्मासुर पार्टी के लिए कह रहे हैं, पर उनके बेटे बेटी से भी पूछताछ हुई है। क्या अपने परिवार के लिए भस्मासुर हो गए भूपेश बघेल? अनुज जी, देखिए आदित्य जी, आप बहुत लंबा सवाल है, और आज तक मैं डिबेट में इतनी बार आपके साथ बैठा है, इतना लंबा सवाल जो है मैं पहली बार देख रहा हूँ। छोटे छोटे टुकड़े में जवाब दे देता हूँ। निकाय चुनाव की बात है, एक निकाय चुनाव की बात आई तो यहाँ पे संजय श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, रायपुर नगर निगम के वो जो है सभापति रहे, और रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे, और रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल रहे। निश्चित रूप से निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है अभी, तो इस पर दोनों पार्टियां अपनी अपनी ओर से ताकत तो लगा रही हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। संजय श्रीवास्तव जी ने कर्मयोगी फिल्म का उदाहरण दिया,
हो सकता है भूपेश बघेल जी के लिए यही बोल रहा हूं, लेकिन संजय जी ये भी सत्य है कि जो कर्मयोगी जो है राजकुमार जितेंद्र और माला सिन्हा अभिनीत फिल्म थी और सुपर फ्लॉप फिल्म रही। राजकुमार के डायलॉग भी जो उस फिल्म का भला नहीं कर पाए। यही अटल जी को कह रहा हूं। अब बात जो है आदित्य जी जो परिवार की कि आपने ये कहा कि भूपेश बघेल जी के क्या अपने परिवार के भी लोग, परिवार वालों पे भी भस्मासुर हो गए। तो देखिए मैं आपको शुरू से मैं मतलब है ना 3 छोटे छोटे उदाहरण दे देता हूं मैं। अजीत जोगी जी, बात अब अमित जोगी की लें तो मतलब दोनों तरफ जो है सवाल उठते थे कि अजीत जोगी जी, अमित के लिए जो अजीत जोगी जिम्मेदार हैं या अजीत जोगी जी के लिए अमित जिम्मेदार हैं। अब यहां पे यह प्रश्न है कि कौन किसके लिए भस्मासुर हुआ। ये तो अजीत जोगी के लिए कहा जाता था कि 25 साल के नेता होंगे, क्यों उनकी पॉलिटिक्स जो है इतनी जल्दी ढुलमुल हो गई और ढलान पर चली गई, ये एक अहम उदाहरण है। बात जो है अगर कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी की करें तो उनके बेटे अभिषेक सिंह को लेके जो है पनामा पेपर्स का जो है कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाते रही, पूरे टाइम 3 साल तक ये मुद्दा उठता रहा और स्थिति ये रही कि लोकसभा चुनाव जब आया तो मतलब सिटिंग एमपी थे अभिषेक सिंह, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। तीसरा उदाहरण अब भूपेश बघेल जी के, वहां पे जो है अभी जो चैतन्य बघेल से जो है वहां पे काफी पूछताछ हुई, ये सब जो हुआ। तो देखिए जब राजनीति में जो भी बड़ा चेहरा होता है तो वो निशाने पर होता है। आज विपक्ष में है भूपेश बघेल जी, सरकार बीजेपी की है, तो इसमें कोई नया उदाहरण जो है वो आज सामने नहीं आया। इसीलिए मैंने आपको जोगी जी का उदाहरण दिया, मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी का दिया और मैंने भूपेश बघेल जी का भी उदाहरण दिया। तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये सत्ता पे शीर्ष पे पहुंचने की हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत जोगी जी ने चुकाई, वो डॉक्टर रमन सिंह जी ने चुकाई और भूपेश बघेल चुका रहे हैं। तो देखिए राजनीति में इस प्रकार के कार्टून वार चलते रहते हैं। जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी ये कहा जाता था कि उन्होंने अपने आसपास किसी को पनपने नहीं दिया। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो भी ये कहा जाता था कि वन मैन शो चलता रहा। तो शायद राजनीति होती ही ऐसी है, जो मुखिया रहता है वो चाहता ही नहीं कि कोई और पावर सेंटर बने। हालांकि कार्टून वॉर है, अभी तो बहुत सारे ऐसे कार्टून सामने आएंगे और उन कार्टून में हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।